भूतिया हवेली। आज से करीब 300 वर्ष पहले अमेरिका के लॉस एंजल्स में एक बहुत सुंदर हवेली हुआ करती थी, जिसको देखकर लोग अपनी गाड़ी साइकिल रोक दिया करते थे। इसमें एक पादरी व 6 अन्य लोग रहते थे। पादरी के पूर्वज काफी धन संपदा वाले थे। एक दिन शाम को पादरी अपने चर्च से घर की तरफ जा रहे थे। तब एक क्रिश्चियन नाम का व्यक्ति पादरी के पास आता है और वो काफी डरा हुआ रोते हुए बोलता है कि गॉड, मुझे बचा लो, मेरी बीबी मारियो एक भूत बन गई है जो मुझे पिछले 10 दिनों से परेशान कर रही है। कभी खाना बना हुआ गिर जाता है, कभी डरावनी आवाजें आती हैं, तो कभी कोई साया आगे पीछे चलता है। आज तो बंद कमरे में तेज तेज डरावनी आवाजें आ रही थी। तभी मेरी पत्नी पीछे से हमला करती है। ये देखिए, मेरा हाथ कट गया है, मुझे बचा लीजिए। पादरी ने तुरंत अपनी माला क्रिश्चियन को पहना दी। बोले, ईश्वर का नाम लेते रहो और कल आना, यही मेरा घर है, अभी मुझे एक जगह जाना है। क्रिश्चियन जैसे तैसे रात को सोने के लिए लेटा ही था कि घर की खिड़कियां दरवाजे चिल्लाने लगे। लेकिन आज क्रिश्चियन को कोई दिखाई नहीं दिया और वह सो गया। उधर पादरी को नींद नहीं आ रही थी। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 3 लड़के, एक लड़की थी तथा बड़े लड़के रॉकी की पत्नी लारा थी जो काफी सुंदर थी। पादरी को बस एक दुख था कि उनका सबसे छोटा लड़का जो उनको छोड़कर चला गया था, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। चिंता में बैठे बैठे कुर्सी पर सो गए। सुबह 4 बजे ही थे, उसके घर के बाहर बगीचे में क्रिश्चियन आकर बैठ गया। लगभग 5 बजे थे कि पादरी बाहर आए तो क्रिश्चियन को बैठे देखा। क्रिश्चियन से पूछा, क्या हुआ इतनी सुबह? तब क्रिश्चियन ने बताया कि कल सपने में मेरी बीवी मारियो आई थी। बोली, तुमको मरना होगा, और मेरा बेड पलट गया, मुझे हाथ में चोट आई है, ये देखिए, और तभी मैं यहाँ भाग आया जैसे तैसे। पादरी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रही है वो आत्मा? क्या तुमने अपनी बीवी को मारा है? क्रिश्चियन कहता है, नहीं फादर, उसे हार्ट अटैक आया था। उससे पहले मेरी बीवी से कुछ नोकझोंक हुई थी, अचानक वो जमीन पर गिर गई और वह मर गई। मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता था फादर। क्रिश्चियन रोने लगता है। इधर फादर और क्रिश्चियन में बात हो ही रही थी कि अचानक से तेज हवा चलने लगी, और जैसे ही क्रिश्चियन ने पीछे मुड़कर देखा, तब तक मारियो की आत्मा बगीचे में आ चुकी थी। बगीचे में उस आत्मा को देखकर क्रिश्चियन घबराया और फादर के पीछे जाकर छिपने लगा। आज मारियो की आंखों से खून निकल रहा था। उसके बाल आधे चेहरे पर और बाकी हवा में उड़ रहे थे। तभी फादर ने भूत से पूछा, तुम क्यों मारना चाहती हो? मैं तुम्हें नहीं मारने दूंगा। तब मारियो की आत्मा चिल्लाकर बोली, इसको मरने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, तुम भी मर जाओगे फादर। पादरी ने गॉड का जल उस पर डाला और मारियो की आत्मा जलने लगती है और मारियो इधर उधर भागने लगती है कि इतनी देर में पादरी का बेटा सैमी बाहर आ जाता है। वह आत्मा सैमी के अंदर चली जाती है। अब फादर उसके आगे हाथ जोड़कर कहता है, तुम जो भी हो, मेरे बेटे को कुछ मत करो, भले मुझे मार दो। फादर के इतना कहते ही वह आत्मा सैमी को पेड़ पर बैठा देती है और तब आत्मा कहती है, तुम सब दुष्ट हो, उस दुष्ट का साथ दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे लड़के सैमी को मरना होगा। और सैमी के शरीर से आत्मा निकलकर सैमी को धक्का दे देती है। सैमी पेड़ से गिरकर मर जाता है और आत्मा वहां से गायब हो जाती है, ये बोलते हुए कि मैं फिर से आऊंगी। फादर ये देखकर खड़ा खड़ा गिर जाता है। तभी क्रिश्चियन उसे संभालता है। फादर अपने बेटे सैमी का हाथ पकड़कर रोने लगता है कि बेटा, मेरे कारणों से ये सब हो गया, मुझे माफ कर दो। गिरने और रोने की आवाज़ सुनकर फादर की पत्नी लारिया बाहर आती है। उसके पीछे उसकी लड़की कैट तथा रॉकी व लारा आते हैं। अपने बेटे को मृत पाकर लारा के सीने में दर्द उठता है और वह भी मर जाती है। ये सब देखकर क्रिश्चियन बहुत तेज तेज रोने लगता है और फादर से माफ़ी मांगता है कि आप मेरी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, मेरे जीवन को बचाने के लिए आपके घर के 2 सदस्य चले गए, मुझे माफ़ कर दो या मुझे मार डालो, मैं बहुत बुरा हूँ। फादर कहते हैं, ईश्वर जो चाहता है वही होता है, ये ईश्वर की दुनिया है। आंखों में आंसू लिए बोलते जाते हैं और एक तरफ अपनी बीवी और दूसरी तरफ अपने बेटे को देखते रहते हैं। फादर बेटे सैमी और पत्नी लारिया का अंतिम संस्कार करते हैं। आज फादर के परिवार पर बहुत बड़ा संकट आया है। उनका परिवार बिखर सा गया है। आंखों में आंसू लिए रॉकी से कहते हैं, तभी रॉकी क्रिश्चियन पर टूट पड़ता है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। पादरी रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रॉकी रुकता नहीं है
उसको भगा देता है और कहता है कि तुम कभी मेरे घर ना आते तो ये सब ना होता, अब कभी मेरे घर मत आना वरना मार डालूंगा। वहां से क्रिस्टियन चला जाता है। आज 2 दिन बीत गए, उसके परिवार ने कुछ नहीं खाया। बेटी अपने पिता और भाई व भाभी को समझाती है कि कैसे चलेगा, हम सबको आगे बढ़ना होगा। माँ और भाई को हम कभी बुला नहीं सकेंगे। आज उनके ना होने पर यह घर वीरान सा हो गया है। एक भाई हमें पहले ही छोड़ के जा चुका है। पापा आप कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ खा लीजिए। फिर धीरे धीरे समय के साथ सब लोग ठीक से रहने लगे। तभी एक शाम फादर अपनी बेटी से बात कर ही रहे थे कि अचानक तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। तभी रॉकी चिल्लाते हुए आता है कि डैड, पीछे कमरे में कुछ है। फादर और उनकी बेटी कैट दौड़ते हुए कमरे की तरफ जाते हैं। लारा भी अपना काम छोड़कर भागती है, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखता। फिर सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन फादर हवेली में गॉड के जल को छिड़कते हैं। तभी घर के 2 कमरे में फादर देखते हैं कि ताला पड़ा होता है। फादर उसकी चाबी मांगते हैं नौकर जैक से। जैक ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन एक ताला नहीं खुलता, जबकि दूसरे कमरे का ताला खुल जाता है। फादर नौकर जैक से बोलते हैं कैट से दूसरी चाबी ले आओ, क्योंकि घर के दरवाजों की दूसरी चाबी कैट के पास होती है। जैक कैट के रूम में जाता है। कैट नहा रही होती है, इसलिए अंदर से आवाज देती है कि चाबी भाभी लारा से ले लो, उनको पता है कि चाबी कहाँ रखी है। जैक लारा के पास जाता है और दरवाजा ना खुलने की बात बताता है। लारा कहती है नौकर जैक से, तुम जाओ अपना काम करो, मैं दरवाजा खोल देती हूँ, और जैक को किचन के काम में लगा देती है। फिर लारा दौड़ती हुई फादर के पास आती है और चाबी का गुच्छा देती है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी उसमें नहीं होती। लारा कहती है फादर आपके चर्च जाने का समय हो रहा है, आप जाओ, अभी कैट नहा लेगी तो ताला खोल देगी, तब जल डाल देंगे। फादर चर्च चले जाते हैं और बहू किचन में। कुछ समय बाद जब लारा कैट के कमरे में जाती है, तब तक कैट अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती है। उधर रॉकी आज देर से उठता है। नौकर जैक को लारा घर के काम से बाहर भेज देती है। आज घर में केवल 2 लोग रह जाते हैं, रॉकी और लारा। रॉकी और लारा को शादी के 6 महीने बीत चुके होते हैं, लेकिन वो कभी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। लेकिन आज शायद वो समय आ गया था। आज रॉकी काम पर न जाकर लारा की बाहों में समाना चाहता था। लारा बताती है घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए हैं। ये कहते हुए लारा रॉकी के बगल में बैठ जाती है। अचानक लारा चाकू से रॉकी पर वार कर देती है। रॉकी की आंखें फटी रह जाती हैं और वह दर्द से कराह उठता है। लारा से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। लारा उसे धक्का देकर अपने से दूर हटा देती है और रॉकी बिस्तर से नीचे गिरकर तड़पने लगता है। तभी वह आत्मा खिड़की को तोड़ते हुए अंदर आ जाती है और लारा और वह आत्मा जोर जोर से हंसने लगते हैं। रॉकी उस आत्मा को देखता है और पूछता है तुम लोग कौन हो, मुझे क्यों मारना चाहते हो। और लारा से कहता है तुम दोनों कौन हो, मेरे प्यार का तुमने ये सिला दिया, क्या ये लव मैरिज धोखा थी। वैसे ही वह आत्मा रॉकी को उठाकर छत से लड़ा देती है और जमीन पर गिरा देती है। तड़पते हुए रॉकी आत्मा से कहता है क्यों क्यों मार रही हो, कौन हो। वैसे ही आत्मा अपने सिर के आगे से बालों को हटाती है। रॉकी की आंखें उसकी शक्ल को देखकर फटी सी रह जाती हैं और रॉकी तुरंत ही दम तोड़ देता है। और मारिया लारा से कहती है सैमी और रॉकी मर चुके हैं। तभी लारा कहती है कैट की कोई गलती नहीं है। मारिया कहती है लेकिन वो बीच में आएगी तो उसे भी मरना होगा। इतना कहकर मारिया लारा से कहती है तुमने अगर उस कमरे में जल डाल दिया होता तो मैं कभी कमरे से बाहर ना आ पाती और शायद मेरी आत्मा भगवान में लीन हो जाती। शुक्रिया मेरी बहन, मुझे बचाने के लिए। लारा कहती है ऐसा मत कहो बहन, ये सब दुष्ट हैं, अभी भी 2 कातिल जिंदा हैं, इनको भी मरना होगा। इतना कहकर आत्मा यानी कि मारिया गायब हो जाती है। तब लारा कैट को फोन करके रोती हुई बताती है कि उस आत्मा ने रॉकी को मार दिया है। कैट भागी हुई घर पर आती है, अपने भाई को मृत देखकर चिल्लाती हुई पूछती है कैसे हुआ ये सब। पीछे से फादर भी घर में आ चुके हैं। ये मंजर काफी खतरनाक होता है, जिसे देखकर फादर बेहोश हो जाते हैं। फादर के होश में आने पर बहू रोते हुए घटना को बताती है कि मैं नाश्ता लेने गई थी किचन में, तभी बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी। तभी मैं अंदर गई तो मैंने देखा कि रॉकी हवा में लटके हुए थे। उनके शरीर पर कोई भी कपड़े नहीं थे। मैंने उनको हवा में लटका हुआ देखा। एक डरावनी सी औरत जिसका चेहरा बालों से ढका था, उसे देखकर मैं बहुत डर गई। तभी रॉकी ने कहा तुम यहाँ से भाग जाओ, यह आत्मा मुझे और तुम्हें भी मार डालेगी। तभी मैं गॉड का जल लेने के लिए भागी।
मैं जैसे ही जल लेकर कमरे में अंदर आई, वह आत्मा गायब हो चुकी थी और रॉकी के पेट में चाकू घुसा हुआ था। मैं रॉकी को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, कमरे का दरवाजा बंद हो गया और रॉकी चिल्लाता रहा। मैंने बहुत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने अनेकों विनती की कि मुझे मार दो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, लेकिन उस आत्मा ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर में दरवाजा खुलता है। मैं देखती हूँ जमीन पर रॉकी दर्द से कराह रहे थे। खून ही खून कमरे में फैला था। मैं जैसे ही रॉकी के पास पहुंचती हूँ, वह आत्मा ये कहते हुए भाग जाती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगी। रॉकी रोते हुए कहते हैं, शायद यहीं तक मेरा साथ था। मैं कहती हूँ कुछ नहीं होगा आपको, और डॉक्टर को मैं फ़ोन कर देती हूँ, लेकिन डॉक्टर के आने से पहले ही रॉकी दम तोड़ देते हैं। इतना सुनती हुई कैट भी तेज तेज रोने लगती है और कहती है, हम सबकी क्या गलती है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है, मेरे परिवार को क्यों ख़त्म कर रही है। इधर फादर अगस्टीन की तबीयत और बिगड़ जाती है। तभी डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उनको आराम करने की सलाह देते हैं और नींद का इंजेक्शन देकर चले जाते हैं और कैट से कहते हैं, इन्हें सदमा लगा है, इन्हें आराम करने दो। कैट, लारा, नौकर रॉक और कुछ सगे संबंधी रॉकी का अंतिम संस्कार करते हैं और लौटते हुए सगे संबंधी आश्वासन देकर चले जाते हैं। इधर वह आत्मा पादरी अगस्टीन को मारने के लिए उनके कमरे में आ जाती है। अगस्टीन सो रहे हैं। वह आत्मा जैसे ही फादर अगस्टीन को मारने के लिए अपने हाथ पादरी के गले की तरफ डालती है, आत्मा दूर जाकर गिरती है। उसे बहुत तेज का करंट सा झटका लगता है। आत्मा 2 बार और कोशिश करती है, लेकिन अब आत्मा फादर के गले में पहनी माला को देखकर समझ जाती है कि जब तक ये माला गले में है, इनको मारना असंभव है। अंतिम संस्कार के बाद लारा, कैट और नौकर रॉक घर पहुंच जाते हैं और इधर आत्मा इन सब की आहट पाकर फादर के कमरे से भाग जाती है। इधर घर पहुंचते ही लारा कैट से कहती है, कहीं वह आत्मा फादर को ना मार दे। तो लारा कहती है, जब तक पापा गॉड की मंत्रित माला पहने हुए हैं, वह आत्मा पापा का कुछ नहीं कर सकती। अगर वह आत्मा पापा के शरीर में जाने की कोशिश भी करेगी तो जलकर भस्म हो जाएगी। पापा को नहीं पता था कि वह आत्मा वापस आकर हम लोगों पर हमला करेगी, वरना माला पापा ने हम सबको पहले ही पहना दिया होता। सभी लोग कमरे में बैठ जाते हैं। रॉक कमरे को साफ करने के लिए चला जाता है। कैट बहुत दुखी मन से फादर अगस्टीन के पास बैठ जाती है। इधर लारा भी एक कोने में बैठकर रो रही होती है। तभी फादर की आंख खुलती है और वह रॉकी रॉकी नाम लेने लगते हैं। कैट पापा को संभालती है, अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, पापा, रॉकी अब इस दुनिया में नहीं है, उस आत्मा ने उन्हें हमसे छीन लिया। आप कहाँ जा रहे हैं फादर? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। फादर रोते हुए कहते हैं, बेटा, जिसके 2 लड़के और पत्नी मर गए हों, वह आदमी भला कैसे आराम कर सकता है? मुझे भी अब मर जाना चाहिए, मैं जी कर क्या करूंगा। और फादर कैट को गले लगाकर रोने लगते हैं। इधर लारा भी रोते हुए फादर के पास आती है और कहती है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। जब से मेरी शादी हुई है तब से ये सब हो रहा है। मैं अभागी हूँ, मुझे माफ कर दो। फादर कहते हैं, बेटा, इसमें तुम्हारी क्या गलती? मैंने ही भलाई का रास्ता पकड़ा था। अगर मैंने क्रिस्टन नाम के व्यक्ति की मदद ना की होती तो आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। असली कातिल तो मैं हूँ सबका। इतना कहते हुए फादर अपनी तिजोरी से 3 माला निकालते हैं। कैट, लारा और नौकर को बुलाकर पहना देते हैं और इसे कभी भी ना उतारने को कहते हैं। कैट काफी गुस्से में है और कैट फादर से कहती है, इस दुष्ट आत्मा को खत्म करना होगा जिसने हमारे परिवार के कई सदस्यों की जान ले ली। फादर कहते हैं, मुझ में अब वो ताकत नहीं जो मैं इस दुष्ट आत्मा को मार सकूं। तभी फादर मंत्रित मिट्टी को लेकर हवेली के चारों तरफ डाल देते हैं। बेटी कैट से कहते हैं, अब ये आत्मा हवेली के अंदर नहीं आ सकती है, और अगर घर में है तो हम लोगों का कुछ नहीं कर सकती जब तक ये माला हम लोगों के गले में है। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन इस दुख की घड़ी में नींद किसी को नहीं आती। कब रात बीत जाती है जागते जागते पता नहीं चलता। सुबह होते ही फादर चर्च चले जाते हैं। अब वो घर नहीं आते क्योंकि हवेली की दीवारों से उनके बेटे की चीख की आवाजें जैसे फादर के कान में गूंज रही हैं। और एक समय आ जाता है जब फादर को हवेली आए कई दिन बीत गए। फादर शरीर से कमजोर होते जा रहे हैं। इधर लारा बंद कमरे में आत्मा से मिलकर फादर को मारने की योजना बनाती है और कैट अपने कमरे में बदला लेने की योजना बनाती है। कैट समझ चुकी है ये आत्मा यूं ही हम लोगों को नहीं मार रही, बल्कि कोई ना कोई वजह जरूर है। नौकर रॉक, जो अब बूढ़े हो चुके हैं,
कैट उनके कमरे में जाकर उनसे कहती है, मेरे आने तक काका आपको भाभी और पापा की देखभाल करनी है। ये माला कभी मत उतारना, चाहे जो हो जाए। आप बचपन से इस हवेली में पले हो, ये हवेली आपकी ही है। मैं किसी को ढूंढने जा रही हूँ, कुछ समय बाद आऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर कैट हवेली से निकल जाती है। कैट सीधे चर्च जाती है, अपने पापा का हालचाल लेती है और फादर से क्रिस्टीन के बारे में पूछती है। तो फादर अगस्टीन कहते हैं, क्रिस्टीन मुझे चर्च के बाहर मिला था और घर तक मेरे साथ आया था। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा और न मिला, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो कैट पादरी से कहती है, मैं जा रही हूँ क्रिस्टीन को ढूंढने, मुझे आत्मा से बदला लेना है, तब तक आप अपना ख्याल रखना। फादर रोकते हैं, लेकिन कैट इतना कहकर चर्च से निकल जाती है। कैट समझ चुकी है क्रिस्टीन के कारण ही आत्मा की शुरुआत हुई थी। क्रिस्टीन को आसपास के इलाके में ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। तभी पास के एक कस्बे में कैट पहुंचती है। वहां एक खूबसूरत चर्च बना होता है। उसकी मुलाकात गांव के फादर से होती है। कैट उनसे क्रिस्टीन के बारे में पूछती है, क्या फादर आप क्रिस्टीन नाम के व्यक्ति को जानते हैं? फादर को नाम सुनते ही माथे से पसीना आने लगता है और फादर घर जाने को बोलने लगते हैं और कहते हैं, मुझे देर हो रही है। कैट समझ जाती है कि फादर क्रिस्टीन को कैट कहती है, मैं फादर अगस्टीन की बेटी हूँ, अगर आपने क्रिस्टीन के बारे में नहीं बताया तो मैं आपको जेल में डलवा दूंगी। फादर कहते हैं, नहीं नहीं बताता हूँ बेटा, तुम उस क्रिस्टीन की बात कर रही हो जिसकी बीवी भूत बन चुकी है? कैट तुरंत कहती है, हाँ फादर, प्लीज मुझे बताएं वह कहाँ मिलेगा और कहाँ रहता है। फादर कहते हैं, बेटा उसको उस आत्मा ने बहुत दर्दनाक मौत दी। उसे पेड़ पर लटका हुआ सुबह पाया गया। उसके शरीर में लोहे की रॉड के छेद ही छेद थे। उसे कोई उतारने की भी कोशिश करता तो आत्मा किसी को उसके पास जाने नहीं देती। यहाँ के लोग 4 दिन तक डर के मारे घर से नहीं निकले और क्रिस्टीन का शरीर पेड़ पर लटका लटका सड़ गया। आज भी उसके कंकाल पेड़ के पास हैं, उसे जानवर भी नहीं खाते। कैट फादर को उस स्थान पर ले जाने को कहती है। फादर पहले ना करते हैं, लेकिन कैट के धमकाने से चल पड़ते हैं। फादर रास्ते में कैट से बताते हैं, क्रिस्टीन एक दिन मदद के लिए मेरे पास आया था। उसके गले में एक माला पड़ी थी, जिसकी वजह से वह आत्मा उसका कुछ कर नहीं पा रही थी, लेकिन वो आत्मा उसे परेशान करती थी। क्रिस्टीन ने बताया, वो आत्मा दिन रात मेरे आगे पीछे साए की तरह चलती है। तो मैं क्रिस्टीन के घर गया। दरवाज़ा खोलकर जैसे ही हम लोग अंदर जाते तो फिर मैं गॉड की प्रे करता हूँ और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। तभी मैं कहता हूँ, कहाँ है दुष्ट आत्मा? तो वह तुरंत मेरे सामने आ जाती है, मुझे उठाकर पटक देती है। मेरी सारी शक्तियाँ उसके आगे कुछ नहीं और मैं किसी तरह जान बचाकर भागता हूँ। फादर कैट को उस पेड़ के नीचे ले जाते हैं। कैट कंकाल को देखकर और गुस्से में आ जाती है। कैट फादर के साथ मिलकर क्रिस्टीन के कंकाल को दफन कर देती है। फिर फादर से कहती है, मुझे क्रिस्टीन के घर जाना है, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए। फादर कैट को क्रिस्टीन का घर दूर से दिखाकर भाग जाते हैं। कैट घर के अंदर जाती है और क्रिस्टीन और मारियो की तस्वीर देखती है। दोनों उसमें बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं। एक दूसरी फोटो में क्रिस्टीन की बहन की तस्वीर होती है। कैट को घर में कोई जानकारी नहीं मिलती और कैट घर से बाहर निकलकर आसपास के लोगों से क्रिस्टीन के बारे में पूछती है, लेकिन कोई भी क्रिस्टीन की बात नहीं करना चाहता। तभी एक नशेड़ी कैट से कहता है, क्रिस्टीन के घर की तरफ मत देखो, उसमें भूत है। कैट उस नशेड़ी से कहती है, तुम जानते हो क्रिस्टीन के बारे में? क्या उसके घर का कोई और सदस्य जिंदा है? नशेड़ी कहता है, हाँ, उसकी बहन एंजेला पास की झोपड़ी में रहती है। कैट कहती है, क्या तुम मुझे वहाँ ले चलोगे? नशेड़ी कहता है, नहीं, वरना आत्मा मुझे मार देगी। कैट उसको कुछ रुपए निकाल कर देती है और कहती है, इतने में तुम्हारी 1 महीने की दारू आ जाएगी। नशेड़ी तुरंत कैट को एंजेला की झोपड़ी के बाहर ले जाकर छोड़ देता है। कैट उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ती है कि अचानक मौसम खराब हो जाता है। बिजली चमकती है और बारिश होने लगती है। कैट उस झोपड़ी में आवाज देती है, कोई है? एंजेला दरवाजा खोलती है। आप क्रिस्टीन की बहन एंजेला है? हाँ, लेकिन आपको मुझसे क्या काम? मुझे आपके भाई क्रिस्टीन के बारे में कुछ पता करना है। क्या आप क्रिस्टीन के बारे में बताएंगी? मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। हाँ, मुझे पता है। आप रोए नहीं। तो फिर आप क्या जानना चाहती हैं? क्या आपको पता है कि आपके भाई को किसने मारा? हाँ, लेकिन क्या फायदा उन सब बातों का? आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए। धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि उसकी पत्नी मारियो ने उसे मारा है,
और मेरे 2 भाइयों को भी मार चुकी है। मैं इसी सिलसिले में आई हूँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ऐसा दुष्ट मारियो की आत्मा क्यों कर रही है? दुष्ट नहीं है वो। क्या मारियो की आत्मा ने आपके 2 भाइयों को भी मारा है? कैट आंखों में आंसू के साथ कहती है, हाँ एंजेला, उस आत्मा ने मेरे परिवार की खुशियाँ ख़त्म कर दी। एंजेला बोलती है, क्या तुम जैक की बहन हो? कैट बोलती है, लेकिन तुम कैसे जानती हो? एंजेला, मैं समझ गई ऐसा क्यों हो रहा है। तुमको इसके लिए अतीत में जाना होगा। मुझे याद है भाई उन दिनों नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। उनके कई मित्र धनवान थे, लेकिन फिर भी कोई भाई की मदद नहीं कर रहा था। भाई की गर्लफ्रेंड मारियो शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन भाई नौकरी मिल जाने पर ही शादी करना चाहते थे। मेरे माँ बाप 5 साल पहले ही एक्सीडेंट में मर गए थे। उन दिनों भाई की मुलाकात जैक नाम के इंसान से होती है। जैक का बहुत बड़ा व्यापार होता है। जैक भाई को अपने यहाँ व्यापार में पैसे के लेन देन की लेखा पढ़ी पर रख लेते हैं। इधर भाई मारियो से शादी कर लेता है। दोनों की जिंदगी बहुत खुशी से बीत रही होती है। तभी जैक एक दिन घर आता है और उस दिन भाई घर पर नहीं होते। मैं जैक से कहती हूँ, भैया क्रिस्टीन भाई तो घर पर नहीं है। तो जैक कहता है, ठीक है, मैं बाहर कमरे में बैठा हूँ। भाभी मारियो उनके लिए नाश्ता लेकर पहुँचती हैं। तभी जैक उनकी तरफ देखने लगता है। मुझे जैक का इस तरह देखना अच्छा नहीं लगता। मैं भाभी से कहती हूँ, आप अंदर जाइए। उतनी ही देर में भाई क्रिस्टीन आ जाते हैं। भाई और जैक की बातें होने लगती हैं और भाई मुझे अंदर जाने को बोल देते हैं। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ। तभी दोनों की आवाज़ मैं सुन रही होती हूँ। जैक भाई से कहते हैं, मैं तुम्हें इस बिजनेस में बहुत ऊपर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा दायां हाथ बनकर काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत पैसा दूँ। भाई इसके लिए तैयार हो जाता है और तब जैक भाई से बोलता है, मुझे एक चीज़ चाहिए। तुम्हें अपनी बीवी मारियो को मुझे एक रात के लिए देना होगा। उसके बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम अपनी बहन की शादी भी अच्छे से कर सकोगे। जैक सहमत हो जाता है। जैक भाभी मारियो को बुलाता है। मैं उतनी देर में किचन से चिल्लाती हुई कमरे में आती हूँ और भाई से कहती हूँ, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे। आप पैसे के लिए घर की इज्जत बेच रहे हैं। तभी भाई क्रिस्टियन मुझे मारता है और मुझे कमरे में बंद कर देता है। जैक के साथ ही भाभी मारियो को उठा लेते हैं। भाभी भैया से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? फिर भाभी जैक पर चिल्लाती है, छोड़ो छोड़ो। मैं बहुत चिल्लाती हूँ, रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन भाई नहीं सुनते। जैक उनको एक थैला पैसे से भरा हुआ देता है। इधर भाभी मारियो भी काफी चिल्लाती है, लेकिन भाई एक रात की बात बोलकर उनके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। जैक गाड़ी में बिठाकर ले जाता है। मैं दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करती हूँ और भाई से कहती हूँ, दरवाजा खोल दीजिए, लेकिन भाई मेरी एक भी नहीं सुनते। मैं थक हार कर दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगती हूँ। कुछ समय बाद मैं कमरे की खिड़की से भाई को देखती हूँ तो भाई कागज के किसी पाउडर को नाक से सूंघ रहे होते हैं। शायद वो ड्रग्स ले रहे होते हैं। मैं दरवाजा खोलने को बोलती हूँ तो भाई खड़े नहीं हो पाते और बिस्तर पर गिर जाते हैं। उधर जैक मारिया की इज्जत को तार तार कर देता है। बलात्कारी जैक सुबह मारिया को छोड़ देता है। मारिया रोते हुए थाने पहुंचती है और अपनी आप बीती सुनाती है कि जैक ने किस तरह उसकी इज्जत लूटी और उसका पति भी दोषी है। कृपया करके दोनों को पकड़कर जेल में डालें और उन्हें फांसी की सजा दें। सुबह पुलिस मेरे घर आती है, लेकिन उस समय भाई क्रिस्टिन घर पर मौजूद नहीं होते। पुलिस मुझे थाने ले जाती है। तभी दरोगा जैक के फादर अगस्टीन को फोन करके घटना के बारे में बताते हैं कि सर, आपके लड़के पर एक लड़की आरोप लगा रही है कि आपके लड़के जैक ने बलात्कार किया है। कृपया आप थाने आ जाएं। उधर मारियो पुलिस वालों से कहती है, आप एंजेला दीदी से पूछ लीजिए किस तरह जैक मुझे घर से उठाकर ले गया और मेरे पति क्रिस्टीन ने ले जाने को कहा। पुलिस वाले मुझसे पूछते हैं, क्या ये सही कह रही है? मैं कहती हूँ हाँ। फिर मैं साफ साफ उनको पूरी बात बता देती हूँ कि मेरा दुष्ट भाई क्रिस्टीन पैसों के लालच में भाभी मारियो को जैक को बेच देता है और जैक उनको ले जाता है और जैक एक रात के थैले भरकर पैसे देता है। भाई ने वो पैसे अलमारी में रखे हैं। इतने में फादर अगस्टीन, उनका बेटा जैक और 2 अन्य लड़कों के साथ आते हैं। उधर पुलिस अपने 2 सिपाहियों को घर भेजते हैं, लेकिन घर पे पैसे नहीं मिलते हैं। उन दिनों रेप पर फांसी दी जाती थी। दरोगा फादर अगस्टीन से कहता है, यही वो लड़की है जिसका आपके बेटे जैक ने रेप किया है, बताएं क्या करना है? अगस्टीन अपने लड़के जैक से कहते हैं, क्या ये लड़की सही कह रही है? कल रात घर में तुम अकेले ही तो थे। जैक कहता है, मैं नहीं जानता इस लड़की को, मैं पहली बार देख रहा हूँ। तभी भाई सैमी और रॉकी बोल पड़ते हैं, ऐसी लड़कियां किसी को भी फंसा सकती हैं। इन लड़कियों का कोई चरित्र नहीं है।
इतना सुनकर मारिया रोने लगती है और गॉड की कसम खाकर कहती है, जैक झूठ बोल रहा है, मेरा विश्वास करें, आप मेरी जांच करा लीजिए दरोगा जी। ऑगस्टीन कहते हैं, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। अगर मेरा बेटा ऐसा कर भी देता तो क्या मैं उसे फांसी दे देता? नहीं। बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? अगर मेरे बेटे ने ये किया भी है तो उसे माफ कर दो। मेरे बेटे को मारकर क्या तुम्हारी इज्जत वापस आ जाएगी? नहीं ना। इतना कहकर ऑगस्टीन अपने बेटे सैमी से कहते हैं, जितना रुपया मांगे उतना मारियो को दे दो और दरोगा जी को $10 लाख दे दो। और फादर अपने लड़के जैक को मारते हुए कहते हैं, नालायक, तू आज से घर में रहने के लायक नहीं है। मैं तेरे किस्से सुन सुनकर थक गया हूँ। तूने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। दूर चला जा मेरी नजरों के सामने से और अब कभी घर मत आना। इतना सब सुनकर और देखकर मारियो कहती है, तुम सब दुष्ट हो, और रोती हुई थाने के बाहर भाग जाती है। मैं भाभी मारियो के पीछे भागती हूँ, तब तक मैं बचा पाती। भाभी मारियो ट्रक के सामने आकर अपनी जान दे देती है। मैं उनको अस्पताल ले जाती हूँ, लेकिन डॉक्टर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। रोते हुए उनका अंतिम संस्कार कर घर पहुंचती हूँ और अपना घर और भाई को छोड़कर पास की झोपड़ी में रहती हूँ। इतना सब सुनकर कैट रोने लगती है और कहती है, मारियो के साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं अगर यहाँ होती तो जरूर न्याय मिलता मारियो को। इतना कहकर कैट अपने भाई जैक को ढूंढने निकल पड़ती है। कैट इन सब बातों को सुनकर बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने भाई को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वह उस थाने में जाती है जहां मारियो इंसाफ मांगने के लिए आई थी। अब वहां के दरोगा बदल चुके होते हैं। मारियो उनसे पूछती है, जो दरोगा पहले थे अब वो कहाँ है? तो उस थाने में पता चलता है कि पहले वाले दरोगा की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है, इसलिए थाने पर नए दरोगा नियुक्त किए गए हैं। दरोगा पूछते हैं, बताएं आपको क्या काम है? कैट दरोगा से पूछती है, क्या आप जैक नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? उस पर ड्रग्स और देह व्यापार का आरोप लगा हुआ है। दरोगा कहते हैं, हाँ, जैक नाम के व्यक्ति की पुलिस को तलाश है। अभी कुछ समय पहले ही उसे पकड़ा गया था, लेकिन वह जेल से भाग गया। वह आज क्राइम की दुनिया का बादशाह बन गया है। वह अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाता है। आज ऐसा कोई भी अवैध धंधा नहीं जो जैक ना करता हो। आप कौन हैं? आपको जैक से क्या मतलब? कैट कहती है, वह मेरा भाई है और मुझे उसकी तलाश है। मैं फादर ऑगस्टीन की बेटी हूँ। दरोगा कहता है, उन्हें कौन नहीं जानता, वो तो बहुत अच्छे आदमी है। क्या जैक उनका बेटा है? कैट कहती है, हाँ, दुर्भाग्य की बात है, जैक मेरा भाई है। क्या आप बता सकते हैं जैक कैसे मिलेगा और कहाँ? पुलिस वाला कहता है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जैक थाने से बाहर निकल आती है। वह सोचती है जैक तक कैसे पहुंचा जाए। तभी कैट के दिमाग में एक युक्ति सूझती है। वह वापस थाने आती है और दरोगा से पूछती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नाम किसका है जो ड्रग्स का धंधा करता हो? दरोगा बताता है कि जैक के नीचे 2 लोग हैं। उन दोनों के नीचे स्टीफन नाम के व्यक्ति का नाम आता है। यह स्टीफन 2 लोगों से माल खरीदता है और ये 2 लोगों के पास माल जैक के माध्यम से आता है। जैक ही सबसे बड़ा तस्कर है। अगर तुम्हें उसके पास पहुंचना है तो स्टीफन के पास पहुंचना होगा। कैट को वह दरोगा ये भी बताता है कि ये लोग बहुत ही जालिम हैं। इसलिए दरोगा कैट को एक पुलिस वाले को साथ ले जाने के लिए कहता है। पहले कैट ना कहती है, लेकिन फिर दरोगा के ना मानने पर ले जाती है। कैट कहती है, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर जैक मिल जाता है तो मैं उसे घर ले जाऊंगी, फिर मैं खुद यहाँ लेकर जैक को आऊंगी। क्या आपको मुझ पर विश्वास है? दरोगा मान जाता है और कैट स्टीफन का पता लेकर पुलिस वाले के साथ, जो सादा वर्दी में है, स्टीफन के पास पहुंचती है और स्टीफन से कहती है, मुझे 1 किलो ड्रग्स चाहिए, क्या तुम मुझे दिला सकोगे? स्टीफन कहता है, आप कौन हैं और आपको 1 किलो ड्रग्स का क्या काम? कैट के साथ में पुलिस वाला कहता है, आप उसकी चिंता ना करें। कैट कहती है, हमें व्यापार करना है। अगर तुम 1 किलो ड्रग्स दिला सको तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगा पैसा दूंगी, और अगर नहीं दिला सकते तो मैं किसी और को ढूंढती हूँ। स्टीफन कहता है, नहीं नहीं, रुकिए, मैं आपको अपने बॉस से बात करवाता हूँ। और इस तरह कैट स्टीफन के बॉस से बात करती है। इनके बॉस से कहती है कि मुझे आज ही 1 किलो ड्रग्स चाहिए। स्टीफन का बॉस कहता है, ठीक है, मैं आपको एक पता बता रहा हूँ, आप उस पते पर आ जाइए पैसे लेकर। कैट उस पते पर पहुंचती है। कैट स्टीफन के बॉस से मिलती है और 1 किलो ड्रग्स खरीदती है। साथ ही उनसे पूछती है कि आप माल कहाँ से लेते हैं। स्टीफन का बॉस कहता है, आपको उससे क्या लेना है? आपको 1 किलो ड्रग्स चाहिए, मैंने आपको दे दिया है। कैट कहती है, अरे आप तो नाराज हो गए, मुझे और भी क्वांटिटी में माल चाहिए क्योंकि मैं उसका बिजनेस करना चाहती हूँ।
स्टीफन का बॉस कहता है, मुझे क्या मिलेगा? कैट कहती है, तुम्हें पैसा, तुम मांगोगे हम तुम्हें देंगे, तुम मुझे अपने बॉस से मिलवा दो। स्टीफन का बॉस अपने बॉस रॉक से कैट को मिला देता है। फिर कैट रॉक से 10 किलो ड्रग्स खरीदती है और स्टीफन के बॉस को $1,00,000 देती है। रॉक कहता है, इतना ड्रग्स आप क्या करेंगे? कैट कहती है, मुझे इसका व्यापार करना है। अब ये बताओ, अगर मुझे इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में माल लेना होगा तो कैसे मिलेगा? रॉक कहता है, अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा क्वांटिटी में माल लेना है तो तुम्हें जैक से मिलना, जो इस धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन जैक सबसे नहीं मिलता और जैक तक पहुंचना हम जैसों के लिए बहुत खतरनाक होता है, इसलिए तुम्हें जितना भी माल चाहिए बताओ, हम दिला देंगे। कैट कहती है, ठीक है, तुम जैक तक मेरी बात पहुंचा दो कि कैट तुमसे मिलना चाहती है, अगस्टीन की बेटी, और इसके बदले $1,00,000 देंगे। रॉक सहमत हो जाता है और रॉक $1,00,000 मांगने की बात कहता है। कैट कहती है, ठीक है, तुम्हें काम होने के बाद पैसा मिल जाएगा। रॉक खुद निकल जाता है जैक तक खबर पहुंचाने के लिए और रॉक अपने से ऊपर वाले आकाओं से बताता है कि उससे कैट मिलना चाहती है और वो लड़की कहती है, बॉस जैक उसे जानते हैं। जैसे ही जैक को खबर मिलती है कि कोई कैट उससे मिलना चाहती है, जैक कहता है, कौन कैट? तो जैक के आदमी बताते हैं कि वह किसी अगस्टीन की बेटी है। जैक इतना सुनते ही होश खो देता है और रॉक से कहता है, तुम क्या बक रहे हो? उसके आदमी सिर नीचे करके कहते हैं, हाँ हम सही कह रहे हैं। जैक रॉक को बुलवाकर कैट के पास पहुंचता है। जैक जैसे ही कैट को देखता है वह दौड़ा हुआ अपनी बहन के पास आता है और कहता है, बहन तुम यहाँ कैसे? कैट कहती है, तुम अपने माँ बाप और अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, या कहें कि मिला दिया है। पिताजी ने तुम्हें घर से इसलिए नहीं निकाला था कि तुम आज ये धंधा करने लगो, बल्कि अच्छाई के रास्ते पे चलने के लिए कहा था। अगर तुम अपने माँ बाप हम सभी के बारे में सोचते तो ये धंधा ना करके कोई अच्छा काम करते और माँ बाप परिवार का नाम आगे बढ़ाते, लेकिन तुमने सब डुबो दिया। जैक कहता है, पिताजी ने मुझे फर्जी बाहर निकाल दिया, आज मेरे पास क्या नहीं है? पिताजी से भी ज्यादा धन दौलत आज मेरे पास है। कैट कहती है, ऐसी धन दौलत किस काम की जो लोगों को प्रताड़ित करके और अवैध धंधे करके कमाई गई हो, जिससे हजारों माँ हजारों बेटे बर्बाद हुए हों, हजारों लड़कियों की इज्जत चली गई हो? ऐसी कमाई किस काम की? जैक कहता है, तुम क्या समझोगी? और बताओ, घर पर सब कैसे हैं? पिताजी मुझे याद करते हैं या नहीं? और माँ का क्या हाल है? माँ तो मुझे पूछती होगी। कैट कहती है, आपके कारण आज घर वीरान हो गया है। भाई रॉकी और सैमी को एक आत्मा ने मार दिया है और उस सदमे से माँ मर गई। जैक जोर जोर से हंसने लगता है। वह कहता है, आत्मा? ये क्या बकवास है? कैट कहती है, ये कोई बकवास नहीं है, सच्चाई है। ये वही आत्मा है जिसकी आपने इज्जत लूटी थी, मारियो। जैक सोचता है कि कैट को मारियो के बारे में कैसे पता। जैक समझ जाता है कि कैट सही कह रही है। जैक कहता है, कैसे? क्या हुआ? तो कैट पूरी कहानी जैक को बताती है कि आपने मारियो की इज्जत लूटी थी। उसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है और एक आत्मा बनकर आपके दोस्त और अपने दलाल पति क्रिस्टियन को मार देती है। उस थाने के दरोगा को भी मार देती है। फिर वह भाई सैमी को मारती है। उसके सदमे से माँ मर जाती है और उसके बाद भाई रॉकी को भी वह आत्मा मार देती है। आप चलो और उस आत्मा से माफ़ी मांगो, शायद आपके पापों का प्रायश्चित हो सके, और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और इस अवैध धंधे को बंद कर दो। जैक कहता है, ठीक है, धंधा बंद कर दूंगा, पहले घर चलो। इतने में कैट के साथ में जो पुलिस वाला होता है, कैट उसे पहले ही पुलिस रूम को फ़ोन करने की सलाह देती है और पुलिस की टीम आ जाती है। तभी जैक के साथी पुलिस वालों पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। पुलिस भी उधर से फायरिंग शुरू कर देती है। इतने में कैट जैक से कहती है कि अपने साथियों से कहो कि वह खुद को पुलिस के हवाले कर दें। तभी जैक अपने साथियों से कहता है कि आत्मसमर्पण कर दो, अब हम इस धंधे को नहीं करेंगे। साथ ही जैक पुलिस वालों को अपने सभी ठिकाने के बारे में बता देता है। पुलिस सभी को पकड़ कर ले जाती है। सभी ठिकानों पर जाकर जैक के साथियों को गिरफ्तार कर लड़कियों को आज़ाद करा देती है और जैक पुलिस वाले से वादा करता है कि मुझे घर जाने दो, मैं अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। दरोगा कैट से कहता है, तुम्हारी बात पर हम जैक को छोड़ रहे हैं, तुम्हें जैक को वापस लेकर आना होगा। उधर मारियो की आत्मा फादर को मारने का इंतजार करती है कि कब फादर चर्च से बाहर निकलेंगे और मारियो उनको मार डालेगी। और शायद वह आज समय आ जाता है जब फादर की तबीयत ठीक नहीं होती और उन्हें चर्च से अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया जाता है। फादर की तबीयत की जानकारी बहू लारा को मिलती है। बहू लारा अस्पताल में उनको देखने जाती है। 2 दिन लारा अस्पताल में उनके होश में आने का इंतजार करती है
और 2 दिन बाद फादर को होश आता है। डॉक्टर लारा को फादर से मिलने की अनुमति देते हैं। लारा फादर से पूछती है, अब आपकी तबीयत कैसी है? फादर कहते हैं, हाँ अब मैं कुछ ठीक हूँ, शरीर से काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ। तुम बताओ बहू लारा, कैसी हो? मुझे अब हवेली पर आना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मुझे हवेली आने का मन ही नहीं करता। और क्या कैट वापस आ गई कि नहीं? लारा कहती है, अभी कैट नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस आत्मा ने कैट को ना मार दिया हो। फादर कहते हैं, नहीं, वह आत्मा कैट को नहीं मारेगी। लारा पूछती है, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं फादर? फादर कहते हैं, मुझे विश्वास है, या ये कहो कि मुझे ऐसा लगता है। फादर लारा से कहते हैं, बहू आज अस्पताल में तुम्हें 2 दिन हो गए हैं, जाओ तुम आराम कर लो, रात भी हो रही है, अब मैं ठीक हूँ और यहाँ डॉक्टर और नौकर चाकर भी हैं, वह मेरी देखभाल कर लेंगे, तुम भी अपनी देखभाल करो जाकर, और कल आना। फिर लारा अपनी हवेली चली जाती है। रात के 12 बजे होते हैं। मारियो की आत्मा अस्पताल के अंदर आ जाती है। मारियो जानती है कि वह फादर ऑगस्टीन को छू भी नहीं सकती। अस्पताल में एक नर्स सो रही होती है। आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर वह आत्मा फादर के कमरे में जाती है और ऑगस्टीन पर डंडे से वार करने की कोशिश करती है। जैसे ही डंडा फादर को लगने वाला होता है, वैसे ही डंडा दूर जाकर गिरता है और नर्स दीवार में जाकर लड़ जाती है। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए। आत्मा को समझ नहीं आता कि कैसे मारा जाए और वह फिर दोबारा पादरी पर हमला करने की कोशिश करती है। अपने दोनों हाथों से गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वह आत्मा दीवार पर जाकर गिरती है। अब नर्स के सिर से खून निकलने लगता है। तभी आत्मा ऑगस्टीन को चढ़ रही दवा में जहर का इंजेक्शन लगा देती है और देखते ही देखते फादर तड़पना शुरू कर देते हैं और फादर की आंख खुल जाती है। फादर देखते हैं लाल आंखों वाली नर्स जोर जोर से हंस रही है। फादर तड़पते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो? वह नर्स बताती है कि वही मारियो जिसका आपके लड़के ने बलात्कार किया था और आपने उस लड़की को न्याय नहीं मिलने दिया, मैं वही मारियो हूँ। फादर और कुछ सुनते उससे पहले ही फादर दम तोड़ देते हैं। फिर मारियो की आत्मा उस नर्स को उसी कमरे में छोड़कर चली जाती है और नर्स को जब होश आता है तो वह देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा है। वह कुछ समझ ही नहीं पाती कि ये सब कैसे हो गया। इधर मारियो की आत्मा जाकर लारा को बताती है कि एक और दुष्ट मर गया। इधर कैट जैक को लेकर क्रिस्टीन की बहन एंजेला के पास जाती है। जैक एंजेला से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, तुम जो सज़ा देना चाहती हो दे दो। एंजेला कहती है, मैं कौन होती हूँ सज़ा देने वाली, जाओ, मारियो की आत्मा ही माफ़ कर सकती है। तभी एंजेला पूछती है, बताओ मारियो की आत्मा कहाँ मिलेगी? एंजेला उसे एक फादर के पास ले जाती है और फादर अपनी शक्तियों से बताता है कि वह आत्मा तुम्हारी हवेली के कमरे में है। कैट जैक को लेकर हवेली पहुंचती है और देखती है कि फादर ऑगस्टीन अब इस दुनिया में नहीं है। भाभी लारा से पूछती है, ये अब कैसे हो गया? पापा को तो वह आत्मा मार भी नहीं सकती थी, फिर ये क्या हो गया? भाभी लारा बताती है कि अस्पताल से फ़ोन आया था कि हम फादर ऑगस्टीन को नहीं बचा सके। जैक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, डैड मुझे हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा, यह सब मेरी गलती का ही परिणाम है जो आज मैंने आप सबको खो दिया। और कैट कहती है, अब इन सब से क्या फ़ायदा, तुमने बहुत गलत किया, चलो जैक अब पापा का अंतिम संस्कार कर दो। कैट समझ जाती है कि यह मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट, जैक और लारा जब अंतिम संस्कार करके घर लौटते हैं तब कैट जैक और लारा को लेकर फादर के कमरे की तरफ जाती है और सोचती है, फादर की तिजोरी में रखी माला जैक को पहना दूंगी तो जैक को वह आत्मा नहीं मार सकेगी। इतने में हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही कैट फादर के कमरे की ओर बढ़ती है, फादर का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। कैट समझ जाती है कि मारियो आसपास ही है। कैट अपनी माला निकालकर जैक को पहना देती है और कैट दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती। जैक काफ़ी डरा हुआ है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने में लग जाता है लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता। तभी भाभी लारा कैट से कहती है, तुम जैक चाहे जितनी मेहनत कर लो, ये दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। कैट कहती है, क्यों भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तभी लारा कहती है, ये मारियो का काम है, मारियो की आत्मा ने ही किया है। कैट कहती है, आप कैसे जानती हो मारियो को? लारा गुस्से में कहती है, मारियो मेरी बहन है, मेरी बहन मारियो मेरे घर आई थी, मैं जैसे ही उसे गले से लगाती हूँ मैं उसके आर पार हो जाती हूँ। तब मेरी बहन पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, जिसका बलात्कार तुम्हारे भाई जैक ने किया। तुम्हारे भाई ने किस तरह उसका अपमान किया, कितना घिनौना कृत्य तुम्हारे भाई ने किया। वो चिल्लाती रही लेकिन किसी ने नहीं सुना। फिर मैंने प्रण किया
कि हम हर उस इंसान से बदला लेंगे जो इस कृत्य में लिप्त था। कैट कहती है, भाई रॉकी तो आपके पति थे, उन्हें क्यों मारा? लारा कहती है, रॉकी से शादी करके तुम्हारे भाइयों और फादर को मारना मेरा मकसद बन गया था, इसीलिए मैंने झूठी शादी की। आज तुम जैक को नहीं बचा सकोगी, जैक को मरना होगा। इतना सुनकर जैक लारा से माफ़ी मांगने लगता है और बहुत गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। भाभी लारा कहती है कि मैं नहीं माफ़ कर सकती, एक शर्त पर माफ़ कर सकूंगी, तुम खुद को कानून के हवाले कर दो तो शायद मारियो की आत्मा तुम्हें माफ़ कर दे। तभी मारियो की आत्मा आ जाती है और मारियो की आत्मा जैक की तरफ आगे बढ़ती है। तभी माला की शक्ति के कारण मारियो सीढ़ी से नीचे दूर जाकर गिरती है। लारा सीढ़ी से उतरकर मारियो की तरफ भागती है। कैट लारा के पीछे दौड़ती है और सीढ़ियों से नीचे उतरकर मारियो से कहती है, मेरा भाई खुद को कानून के हवाले कर रहा है, उसे माफ़ कर दो। मारियो कहती है कि अगर तुम्हारा भाई अपने गुनाहों को कबूल करके कानून के हवाले खुद को कर देता है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगी। तब तक जैक समझ चुका होता है कि ये माला जब तक वो पहने है तब तक मारियो उसे मार नहीं सकेगी। जैक भी सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। जैक अपनी पिस्टल निकालता है और मारियो की आत्मा पर मारता है और कहता है, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूँगा, तू मेरा क्या कर लेगी? मैं यहाँ तुम्हें मारने ही आया था, न कि खुद को कानून के हवाले करने। कैट कहती है, ये भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम आत्मा को नहीं मार सकते हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तभी लारा हवेली में टंगी बंदूक जैक पर चला देती है। इतने में कैट बंदूक को जैक की तरफ चलता देख वो जैक को बचाने के लिए कूद पड़ती है और गोली कैट को लगती है। जैक पागलों की तरह रोने लगता है और कैट मर जाती है। अब जैक लारा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देता है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है। मारियो लारा के शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर लारा को वहां से हटाकर गायब हो जाती है। मारियो को गायब होता देख जैक अपनी बहन कैट से लिपट कर रोने लगता है। उधर मारियो की आत्मा सीढ़ी पर खड़ी हो जाती है और बंदूक से जैक पर फायरिंग करती है। जैक भी दम तोड़ने वाला होता है कि मारियो जैक और कैट पर सीढ़ियों की एक दीवार गिरा देती है और दोनों उसी में दफन हो जाते हैं। अब मारियो की आत्मा लारा के शरीर से बाहर निकलती है। लहूलुहान लारा जमीन पर गिर पड़ती है और अपनी बहन से कहती है, बहन मारियो, आपको इंसाफ मिल गया है और शायद मेरी जिंदगी भी यहीं तक थी, अब आपसे स्वर्ग में मुलाकात होगी। और इतना कहकर लारा भी मर जाती है और मारियो की आत्मा की आंखों से लाल खून की धारा निकल पड़ती है और कहती है, बहन तुम मेरी वजह से मरी हो, मैंने मना किया था तुम्हें, तुम इन सब से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। इतना कहकर मारियो जोर जोर से रोने लगती है। इधर सभी आत्माएं ईश्वर के कटघरे में पहुंच जाती हैं। अब यह हवेली भूतों की हवेली के नाम से मशहूर हो जाती है। ये वीरान खंडर हवेली आज भी अपनी कहानियां सुनाती है और आज भी अगर कोई हवेली की तरफ देखता है तो उसे अंदर से चीज़ों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? आई होप कि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कहानी को लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक और आपके कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। ऐसी ही कहानियों को और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अद्भुत चैनल आपके मंगलमय होने की कामना करता है। धन्यवाद।